ही क्वेश्चन आया। नाउ इन दिस क्वेश्चन देयर कुड बी केसेस जहां पर उसने 3 टर्म्स इन एपी कहा हुआ है। तो ये यहां पर एक कॉन्सेप्ट लिख लो। सो व्हेन यू टेक 3 टर्म्स इन एपी, ठीक है, सो इट इज 3 टर्म इन एपी, तो इट इज ऑलवेज टेकन एज ए माइनस डी, ए प्लस डी, जैसे उसने यहां लिखा है। ये ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस है। इसमें ए फर्स्ट टर्म नहीं है, ए मिडल मोस्ट टर्म है। हमने 3 टर्म्स इन एपी सोनली फॉर द पर्पस, क्योंकि ऐसी में ना हमें सम दिया जाएगा हमेशा। तो जब आप इन तीनों को ऐड करते हो तो आपका डी कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास 3a = 33, आपके पास ए की वैल्यू आ जाती है। तो आपके पास ना अब ये इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल में रह जाएगी। इंस्टेड ऑफ 2 वेरिएबल्स आई हैव जस्ट 1 वेरिएबल टू फाइंड, एंड इट्स ऑलवेज इजियर टू गो फॉर 1 वेरिएबल देन टू गो फॉर 2 वेरिएबल्स। इसीलिए, और वो भी क्वाड्रेटिक में बनेगा। तो इसीलिए 3 टर्म्स इन एपी, लिख लो इस चीज को, 3 टर्म्स इन एपी, ठीक है ना, इस चीज को लिख लो। ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, 3 टर्म्स इन एपी टू बी टेकन एज ए माइनस डी, ए प्लस डी। बस ध्यान रखना, जो मैंने यहां पर ये सॉल्व करके ए को 33 और 3a को 33 और ए को 11 निकाला, तो यहां पर जो ए आया था ना हमारे पास, A11, है ना, A = 11, दिस इज नॉट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। यहां के केस में ये मिडल मोस्ट टर्म है, ठीक है। दिस इज टेकन सोनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस। अब लिखो 4 टर्म्स इन एपी। अगर 4 टर्म्स हो, इससे ऊपर आपको आएगा भी नहीं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड 4 टर्म्स इन एपी, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया है ना, 4 से एक कम। तो जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स दी होंगी, जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दी होती है, ऑड में सबसे आसान होता है, सेंटर मोस्ट टर्म को ए रखो, ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो अगर 5 टर्म्स इन एपी दी जाएगी ना, तो मैं कैसे लिखूंगी, सेंटर में ए, यहां पर ए माइनस डी, यहां पर ए प्लस डी, फिर यहां पर A-2D और यहां पर A+2D। जब मुझे इवन नंबर ऑफ टर्म्स दी जाएंगी, तो नंबर देखो कितनी टर्म्स दी है, 4 दी है ना, 4 से एक कम कर दो, क्या होता है 4 - 1 3। तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, A-3D। अब आपको गैप 2 का देना है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, A-D, A+D, A+3D। दिस इज डन सोनली फॉर द पर्पस कि हमें ए की वैल्यू पता लग जाए और हमारी कैलकुलेशंस में सिंगल वेरिएबल रह जाए। और कोई लॉजिक नहीं है, अगर आपको नहीं मुझे ए माइनस, मुझे इस तरह से ही लेना है, A+D, A+2D, बिल्कुल लो, नो हार्म इन इट। ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चन को गलत कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को लिख लो। याद करने का वे है, वैसे तो आएगा 3 टर्म्स ही। अगर 4 टर्म्स आता है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, और उसका बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया जाएगा। इट विल नॉट बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, अगर ऐसा होगा तो बहुत बेसिक सा ही क्वेश्चन दिया जाएगा। So 3 terms in AP is A-D, A+D. 4 terms है A-3D, A-D, A+D, A+3D, and 5 terms in AP A-2D, A-D, A+D, A+2D। तो वो तो 6 terms में पता है, मैं A-5D से स्टार्ट कर दूंगी, A-3D, A-D, है ना, मतलब यहीं पर 3D है ना, अगर 6 terms होगी तो यहाँ पे A-5D और A+5D इकट्ठा आ जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ, ये कर कंप्लीट करके आना। चलो अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें ए की वैल्यू 11 मिल गई, तो 11 - D, 11, 11+D। ये तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट से निकाला। द सेकंड स्टेटमेंट सेज प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म प्रोडक्ट। तो क्या करना चाहिए इन्हें, मल्टीप्लाई। क्या होगा, 11 - D इंटू 11+D एक्सीड्स द सेकेंड टर्म, एक्सीड्स द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या थी, 11, किससे कितना एक्सीड करती है, देन फाइंड द एपी। अब सॉल्व कर लो।
डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 81, डी की वैल्यू आ गई +-9। सो डी +9 हो गया, डी -9 हो गया। तो एक +9 के साथ एक -9 के साथ आप 2 APs लिखोगे। दोनों के सेम नंबर्स होंगे बट एक असेंडिंग ऑर्डर में होगी और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक हो गया इतना? सो मैच द कॉलम्स है, ये आप घर पे कर सकते हो। ठीक है, दिस यू कैन प्रैक्टिस। विल मूव फॉर अदर टर्म। यहाँ पे लिखा है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी। तो राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। जहां पे नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछा ना, उसके उसी ऑर्डर में लिखना है। जैसे 0, दिस इज एन एपी। कॉमन डिफरेंस 1/4 आएगा। आप इसे 1/4, इसे 2/4 लिख सकते हो, इसे 3/4 लिख सकते हो। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा? 4/4। तो आप उसको 1 नहीं लिखो, उसको 1 नहीं लिखो, 1 लिखोगे क्योंकि उसने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, तो यू विल राइट 1। 4/4, देन नेक्स्ट विल बी 5/4, नेक्स्ट विल बी 6/4, जिसको आप क्या लिखोगे? 3/4। नाउ फॉर दिस टर्म 3 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, 15/3 लिख सकते हैं, इसको 12/3 लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो आपको नेक्स्ट क्या बताना है? 11/3, 10/3, 9/3 इज 3। समझ में आ गया? देख तो पता ही है कि अगर आपने जैसे अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, तो मैं नेक्स्ट क्या लिखूंगी? 4√3, 5√3 एंड 6√3। अब दिस में आ जाओ, कम टू दिस वन। तो इसने क्या लिखा है? A+B। अब यहाँ पर A+B है, उसमें +1 किया है, फिर A+1, B+1। अब अगर मुझे नेक्स्ट टर्म AP तो है ये, क्योंकि पहले में +1 हुआ फिर +2 हुआ। अब आई कैन नॉट राइट इट लाइक दिस A+B+3, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। ठीक है ना? बन तो AP रही है, लेकिन टर्म्स जिस पैटर्न में लिखी हुई है उसी पैटर्न में हम लिखेंगे। तो पहले वो 1 में ऐड, A में ऐड कर रहा है, फिर B में। तो अब दोनों में ऐड हो गया। अब क्या होगा? A+2 ब्रैकेट्स में +B+1। फिर क्या होगा? A+2 ब्रैकेट्स में +B+2। फिर क्या होगा? A+3 ब्रैकेट्स में, देन B+2। समझ में आ गई बात? देखना, ये फर्स्ट टर्म AB है, A+B। अगर तुम इसको रीअरेंज करोगे तो A+B+1 होगा। इसको रीअरेंज करोगे तो क्या होगा? A+B+2। बन गई ना एपी। ऐसे नहीं लिखना बस, क्योंकि उसने ऑर्डर में लिखा हुआ, लिख तो ये भी सकता था। फिर उसने पहले 1 ऐड किया तो A में ऐड किया, फिर उसने 1 ऐड किया नेक्स्ट टर्म में, वो B में ऐड किया, फिर 1 ऐड करेगा तो वो A में करेगा, फिर 1 ऐड करेगा तो वो B में ऐड करेगा, देन A में ऐड करेगा, नेक्स्ट टर्म में B में। तो B+3, A+3 ऐसे चलता जाएगा। तो उसी ऑर्डर में लिखना। दिस इज, अगर मान लो केस स्टडी कोई आपको बनकर आ जाती है, ऑप्शंस नहीं दिए हुए। ऑप्शंस है, वी आर प्रीटी क्लियर, पर अगर आपको 2 तरह से ऑप्शन दिए होंगे तो हम प्रेफर यही करेंगे कि इस तरह से लिखो, क्योंकि इसका आंसर भी इस तरह से ही दिया होगा पीछे। ठीक है? नाउ दिस इज A, 2A+1, 3A+2, 4A+3। मुझे इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स बताओ, और बताओ एपी में है कि नहीं है। आर दीज टर्म्स इन एपी? A, 2A+1, 3A+1, 3A+2, 4A+3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? A+1, है ना? तो अब मैं इसमें 5A+4, 6A+5, 7A+6, ऐसे क्वेश्चंस हैं। देर आर सम क्वेश्चंस जहां पर ऐसे दिया होता है 1-P/2P या 1+P, ऐसे आपको आगे काफी क्वेश्चंस दिए होंगे, और बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो मैं आपको वो क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। नाउ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, A एंड D। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स, ये कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ABC सच दैट द फॉलोइंग। अब यहां से हमारे रियल क्वेश्चंस एपी के शुरू होंगे, जिसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। जैसे ये वाला, ये अब देखो कहा गया है बेसिक, बेसिक के कंपार्टमेंट में था ये वाला क्वेश्चन। सीरियसली कह रही हूँ, है ना? अब ऐसा नहीं है कि बेसिक ने कहा, बेसिक में कहा गया कि फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट? इतना नहीं देखा है, पर कंपार्टमेंट में उन्होंने डाल दिया, तो अब वहां पर आप
किसी को झगड़ा नहीं कर सकते, मतलब किसी को किसको उठाओगे कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए कह रही हूँ ये वाले पेपर्स, अब जो ये क्वेश्चंस है ये रियल क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट हो गए हैं, जो एक्चुअल 2 या 3 मार्क्स में आपको आ सकते हैं जब स्टार्ट करना शुरू कर दो। तो लेट मी नॉट सॉल्व इट। मैं तो देखो सॉल्व कर दूंगी बैठकर, मेरे पास पेन होगा ना, चलता है मेरा पेन, मेरे हाथ में पेन पकड़ाओ, आई ऑटोमेटिकली राइट। ठीक है, बट आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इट। तो A7B23C, द मोमेंट यू सी दिस क्वेश्चन एंड द मोमेंट आई सी मुझे ये एपी दिख गया, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस सेम, बनाओ कॉमन डिफरेंस। यहां पर क्या लिखोगे, फटाफट से लिखो। जैसे मैं कह रही हूँ ना कि मेरे हाथ में पेन दो, द मोमेंट यू विल गिव मी अ पेन आई स्टार्ट राइटिंग। 7 - A, B - 7, 23 - B, C - 23, है ना? अब मुझे माइंड काम करने दो, आप लोग लिखो, क्योंकि आपको लिखने के मार्क्स मिलेंगे वहां पर, सोचने के नंबर नहीं मिलेंगे, या सोच में आपने सॉल्व किया उसके नंबर नहीं होंगे। सो मेक श्योर वट एवर यू थिंक यू राइट, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन योर बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स। अब हमें क्या करना है, मुझे ये सारे नंबर्स मिल गए, 7 - A, B - 7, 23 - B, C - 23। मैं इसको सॉल्व कर लूंगी, ये आपस में इक्वल है सारे। सो आई सॉल्व दीज टू, क्योंकि एक एक ही वेरिएबल बन जाएगा। 2B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो B कितना आ गया? अगर सेंट्रलाइज्ड B की वैल्यू आ गई तो कॉमन डिफरेंस है मेरे पास कितना? तो A की वैल्यू क्या हो गई? गुरनूर, A की वैल्यू, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, A की वैल्यू क्या होगी? कॉमन डिफरेंस तुम्हारे पास वो आ गया 8। सो व्हाट अबाउट द फर्स्ट टर्म, सहज? ठीक है, दिस वुड बी -1। व्हाट अबाउट C? कैसे 50? 23 में क्या ऐड करना है, 8 ऐड करना है। C की वैल्यू निकालनी है 31, 50 कहाँ से? 50 कैसे किया? 15 थोड़ी ना करोगे, +8 है। C की वैल्यू बैकवर्ड्स थोड़ी निकाल रहे हो तुम्हारे पास। सी यू हैव A7B23C, तभी कहते हो लिखना जरूरी है। तुम्हें ये चीज समझ नहीं आ रही, तुम अपने नंबर से अपनी राइटिंग में लिखो, सो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटर, है ना? तो तुमने कहा सॉल्व करके B की वैल्यू 15 आ गई, है ना? तुमने यहां से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया कि +8 करके नेक्स्ट मिल रहे हैं। तो ये 7 कैसे आया होगा? A में 8 प्लस किया होगा, तो ये क्या आ गया, -1। अब मुझे C बताना है, तो 23 में 8 ऐड करना है, क्या हो जाएगा? 31। चलो, डिटर्मिन द एपी। जब एपी को डिटर्मिन करने को कहा जाए तो कितनी टर्म्स लिखनी होगी आपको? 3। उसके बाद कॉमा लगाकर ये डॉट 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 बनाने हैं, नंबर नहीं मिलेंगे, 3 टर्म्स नहीं है। उसने एपी कहा है, फाइनाइट एपी नहीं दी, इनफाइनाइट दी है, तो आपने चलाते रहना है इसको कि आगे चलते जाओ। ठीक है, फिफ्थ टर्म 19, डिफरेंस ऑफ एट्थ टर्म फ्रॉम 13th टर्म इज 20। फिफ्थ टर्म अगर 19 दी है तो क्या होगा? A + 4D = 19। सो A + 4D 19 आप लोग, डिफरेंस ऑफ एट्थ टर्म फ्रॉम 13th टर्म, क्या लिखोगे इसको पहले? ए 13th लिखा हुआ है, तो पहले क्या लिखोगे, 8 की A13। पहले मुझे बताओ, ए अगर इक्वेशन बनाने हैं, ठीक है ना, तो 13th टर्म पहले लिखी जाएगी कि 8th टर्म पहले लिखी जाएगी? 13, क्योंकि फ्रॉम के बाद का नंबर पहले लिखते हैं ना। A13 - A8 इज 20। A13 क्या हो जाता है, और 8? तुम सोचो तुम्हारे फाइनल बोर्ड्स है, तुम्हें सॉल्व करना है नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन तैयार बैठा है, फटाफट से सॉल्व करो। तो पिक अप दैट स्पीड नाउ। डी किसके इक्वल आ गया? पहली बात तो ये माइनस है, ब्रैकेट के बाहर है। समझ में आ गया? साइन चेंज करना है, लिख अपने आप यहाँ पर साइन चेंज, उसको हाईलाइट करो कि मैंने मिस्टेक की है, ब्रैकेट्स के बाहर माइनस साइन,
बाइनोमियल टर्म साइन चेंज। डी की वैल्यू 4 आ गई, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई ना। अब आपने देयरफॉर द एपी इज, क्या होगी एपी? 3, 7, 11, फिर कॉमा, जितना मर्जी लिखते जाओ। 3 टर्म सफिशिएंट होती है, इसके बाद आपने 5 लिखनी है, 10 लिखनी है, लिखो, बट आपने उसको कॉमा लगा के डॉट 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 लगाने हैं। therefore the required AP is, ठीक है। अब आ जाओ सिक्स्थ क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर 24 अभी जुलाई के पेपर में कंपार्टमेंट में आया था, अच्छा सॉरी वो बेसिक में। 26th 11th एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर 03 -1/5 एंड आई वाज थिंकिंग कि मैंने एनसीईआरटी में कहा देखा था। तो A26 मुझे दिया हुआ है 0, A11 3 एंड A लास्ट टर्म, क्योंकि n की वैल्यू नहीं दी तो -1/5। लेकिन जैसे हम हर एक फेरी टेल को स्टार्ट करते हैं ना वंस अपॉन अ टाइम, तो एपी के क्वेश्चन को भी स्टार्ट करना होता है लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गया? तो आपको ये स्टार्ट करना, उसका एक नंबर देखो, तुमसे पहले किसने लिखा हुआ ना तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। तुमने लिखा नहीं लिखा शायद नंबर ना कटे, लेकिन अगर तुमसे पहले लिखा है किसी ने, या तुमने लिख दिया, तुम्हारे बाद वालों के नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आई? द टीचर गेट पर्टिकुलर कि नहीं इसने लिखा है, विच इज इंपॉर्टेंट। समटाइम्स वी स्किप, समटाइम्स किसने लिखा हो तो याद आ जाता है, अच्छा लिख दे, इसको तो दिए थे, इसके नंबर काट लो। समझ में आ गया? उसमें रिवैल्यूएशन भी कुछ नहीं कर पाएगी, है ना। चलो अब क्या करेंगे, A26 0, तो A +25D 0, A11 A +10D इज इक्वल टू 3, माइनस कर दिया, क्या आ जाएगा ये? 15D इज इक्वल टू -3, डी की वैल्यू क्या आ गई? -1/5। तो -1/5 के साथ ए की वैल्यू क्या आ गई? अर्शमित बताओ, ए की वैल्यू क्या आई? 5। ठीक है। अब उसने ए एन कहा है -1/5, पहले तो उसने कहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, तो आपको इसको हाईलाइट करना होगा। ए अब अपने लिए निकाल रहे हैं हम, हमें कहा नहीं किया, बट दिस वी रिक्वायर फॉर एन आंसर, बिकॉज मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो फॉर दैट आई नीड ए एन, अगर लिखा है तो क्या लिखोगे? A +n-1D इक्वल्स टू -1/5। A5 n मुझे नहीं पता, कॉमन डिफरेंस -1/5 इज -1/5, ये कैंसिल मत करना। अब वो -1/5 -1/5 अब समझ में आता है ये क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये कैंसिल हो गया, ऐसा कैंसिल नहीं होता क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि नहीं करना, हमें क्या करना है, n-1, या तो कॉमन एलसीएम ले लो, तो यहाँ 25 ले लिया, इंटू -1 इज इक्वल टू -1। नाउ -n+1 इज इक्वल टू -26, -n इज -27, या n की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस को बड़े ध्यान से डील करना होता है, या तो मैं जैसे स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, मतलब दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई विल डू ऑब्वियसली, बट जितने स्टेप्स बढ़ाकर आप अपने माइनस साइन के साथ डील कर सकते हो उतने के साथ करना है हमें। समझ में आ गया? तो यहां पर मेरे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए थे? 27, 27, नंबर ऑफ टर्म्स was 27। The sum of fifth and seventh term of an AP 52, 10th term is 46, find the AP। क्विकली ये करो। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी 0, ये भी एक फॉर्मूला ही होता है एक तरह से। सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th भी, हाँ ये सारे अब थोड़े हमारे करने वाले क्वेश्चन ही हैं क्विकली। सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड टेंथ टर्म इज 46।
देखो, एक होता है सम ऑफ 5 टर्म्स, और ये है सम ऑफ 5th टर्म। यहां से क्या पता लग रहा है आपको? A5 + A7। सम ऑफ 5 टर्म्स कहा हो तो क्या दिया हुआ है? S5। समझ में आ गया? D5 AP आ गई, अब समझ में आनी शुरू हो गई, है ना? D5 A की वैल्यू निकालो एंड फाइंड द AP का होगा। 2A + 10D = 52, है ना? विच इज A + 5D = 26, A + 9D = 46। जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये आ जाएगा 4D = 20। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। सो इफ D इज 5, A = 1। उसने अब AP निकालने को कहा है, तो आप क्या लिखोगे? पहली टर्म क्या आएगी, फिर क्या आएगी, फिर क्या होगा? 11, और फिर कॉमा, और फिर डॉट 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 डॉट। समझ में आ गया? नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन। 20th term of an AP, 7th term is 24 less than 11th term. First term belongs to being 12. 20th term निकालना है, 7th term is 24 less than 11th term। फाइंड तो ये तो मुझे फाइंड करना है 7th टर्म। 7th टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं? A + 6D। 11th टर्म की जगह क्या लिखेंगे? अब वो कह रहा है A + 6D is 24 less than A + 10D, तो इक्वेशन क्या बन गई? A + 6D is 24 less than A + 10D। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है, डी की वैल्यू 6 आ गई। फर्स्ट टर्म उसने 12 दी हुई है, 20th टर्म निकालनी है। चलो, 9th क्वेश्चन इस प्रूफ का, अगर ये आ जाए, अगर ये आ गया बाई चांस पेपर में आ गया, तो उसको स्टार्ट कैसे करोगे? टेस्ट पेपर में, प्री बोर्ड्स में, कहीं भी क्वेश्चन दिखता है तो फर्स्ट लाइन इसमें क्या लिखोगे? अभी बोल के चुकी हूं मैं। लेट द फर्स्ट टर्म बी A, कॉमन डिफरेंस बी D। तो कौन सी टर्म दी हुई है अब इसमें? लिखो पहले उस लाइन को, नहीं लिखोगे तो वहां पेपर में भी भूल जाओगे। Let the first term of the AP be A. Let the common difference be D. This is very important to write because आपका कोई भी सॉल्यूशन लिखा हो ना, वहां पे ये चीज पहले लिखी होती है। ठीक है, तो उसने A9 के बारे में पूछा है, फिर आप फॉर्मूला लिखोगे AN = A + N - 1 D। अब लिखो, ये फिर फॉर्मूला लिखेंगे। A9 के बारे में पूछा गया है, और उसको जीरो के बारे में कहा, उसको जीरो के इक्वल कहा गया है, और टू प्रूव करना है A29 is 2 times A19। करो भाई प्रूव अभी।
तो हो जाएगा, A9 को मैं लिखूंगी A+8D = 0, ए की वैल्यू क्या आ गई -8। ठीक है, देन आई विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड, A29 विच इज इक्वल टू A+28D। ए की वैल्यू क्या लिख देंगे, -8D प्लस 28D विच विल बी 20D। तो A29 इज 20D। देन आई विल टेक RHS A19। ठीक है, तो यार 2 टाइम्स लिख दो, 2 × A+18D, 2 × -8D प्लस 18D, तो 2 × 10D विच इज 20D। फिर आप लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? 10th question, 55 is a term of the AP? If not, if yes, then find which term it is. नहीं है? क्यों? 7 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 × n-1 शुड बी इक्वल टू 55। यही करते हो ना? अगर 55 टर्म है तो an कहीं ना कहीं आकर 55 बननी चाहिए। तो an की जनरल वैल्यू क्या होती है? A+n-1D। a को क्या लिखोगे? 7। d को क्या लिखोगे? 3। तो n की वैल्यू निकालो, क्या आती है n की वैल्यू? हाँ, नहीं देख, कर सकते। मेरी तो फ्रैक्शंस में नहीं आई, मैं भी चेक कर रही हूँ। सहज, तुम्हारा आंसर कितना आया ये? कितना है? हाँ तो फिर बड़ा है ना? हाँ। हाँ जी, क्या गलती कर रहे हो? 3n-1 लिख दिया होगा, 3n-3 लिख दो मल्टीप्लाई करके। ओ, फिर से वही गलती। यही गलती की है ना, 3n-3 कर दिया। हम्म। तुम्हारे पेपर में नंबर ना आए ना, फिर देखना। और कल अगर मुझे तुम्हारा पेपर कब है? कल ही है ना? अगर मुझे कल कहना पड़े ना पेपर भेज। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गया ना? तो यस, दिस इज द टर्म। अगर नहीं होती ना, इफ यस नहीं लिखा होता, ठीक है, जस्टिफाई लिखा होता। नेक्स्ट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डिटर्मिन, इसमें बस टर्म्स को कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है। 3 टर्म्स आर 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन एपी। इसको प्रूव करना है, या के की वैल्यू निकालिए ताकि ये कंसेक्टिव टर्म्स बन जाए। अगर 3 टर्म्स मैंने आपको कहा था दी होती है और आपको उसे एपी बनाना है, तो क्या करते हैं हम, या एपी हो, कॉमन डिफरेंस। सो दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3। आप लिखोगे A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। ये वाले क्वेश्चंस ना आज तक वैसे पेपर में आए नहीं है, पर ये वाला क्वेश्चन आपके ना एग्जाम्पल, आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हुआ करता था जिसमें एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल दिया हुआ है। सो कुड कम इन दैट फॉर्म ऑल्सो। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। बाकी सारे ना, ये तो 12th टर्म फ्रॉम एंड, ये लास्ट ईयर किसी पेपर में, या पता नहीं बाद में उसमें कंपार्टमेंट में वॉज देयर इन द MCQ, 12th टर्म फ्रॉम द एंड, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं।
हाँ, डिटर्मिन के सो दैट द थ्री आर द कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसको मैंने आपको कहा था, आपको कैसे करना है इसको, कॉमन डिफरेंस निकालना है बस, जस्ट क्योंकि थ्री टर्म्स में के ना, थ्री टर्म्स में दिया हुआ है तो के की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। बिल्कुल ठीक है। आपने इसमें 2k² + 3k + 6 -k² - 4k - 8, 3k² + 4k + 4 -2k² - 3k - 6 करके जब आप रियलाइज करोगे कि ये भी के स्क्वायर है, ये भी के स्क्वायर है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बन रही। बिल्कुल सिंपल सा आंसर आ रहा है जिसमें के की वैल्यू आ रही है जीरो। अब के की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ये दो चीजें आपकी जीरो ही हो जाएंगी। तो देखो नंबर क्या बन रहे हैं, 8, 6 एंड 4। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये अगेन वही क्वेश्चन है जहां पे थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी हाईलाइट हो जाता है। स्प्लिट 207 into थ्री पार्ट्स सच दैट द थ्री पार्ट्स आर इन एपी। अगर 207 है उसको आपने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया और वो तीनों एपी में है, तो मतलब उनका सम किसके इक्वल होगा। जैसे मेरे पास 207 रुपीज है, मुझे उसे थ्री पाइल्स में रखना है सो दैट दे आर इन एपी। तो मेरे 207 सम ही होगा ना वो, राइट। तो लेट द टर्म्स भी हम क्या लिखेंगे इसमें, अगर थ्री पार्ट्स लिखा है तो a - d, a + d। I say the sole purpose of writing is to further solve the equations in one variable and avoid two variables। और कोई इसका पर्पस नहीं होता। हाँ, जब आप थोड़ा कॉम्पिटिशन्स में आते हो तो ये चीज आपको क्विकली हेल्प करता है टू गेट द आंसर। जैसे मुझे मिडिल मोस्ट टर्म मिल गई, ठीक है ना। अब मुझे पता लग गया कि एक टर्म a - d, ए मेरे पास आ गया। बस इसमें गलती ये होती है कि हम क्या करते हैं कि ए आ गया ना तो हमें लगता है फर्स्ट टर्म आ गई। फर्स्ट टर्म नहीं आई हमारे पास, ये हमारी मिडिल मोस्ट टर्म है। सो वी हैव टर्म्स 69 - d, 69 एंड 69 + d। अब उसने क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट्स। टू स्मॉलर पार्ट्स कौन से हुए, a - d एंड a + d, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इसको स्प्लिट कर रहे हो तो फर्स्ट पार्ट नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं होगा कि हमारा ये नेगेटिव नंबर चला जाएगा। 69 + d, चाहे कॉमन डिफरेंस डिसेंडिंग फॉर्म में भी हो, डिसेंडिंग एपी भी बनी हो, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो तो 69 + d जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। तो आई विल गो फॉर दीज टू स्मॉलर पार्ट्स कंसिडरिंग डी पॉजिटिव है हमारा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आंसर हमारा उसको कवर कर लेगा। तो पहले इसको मैंने कैंसिल कर दिया, या 69 का स्क्वायर भी निकाल सकते हो, बट मैं इसको 4623 को 69 से डिवाइड कर रही हूँ। 69 भी होगा, फिर तुमने 69 से मल्टीप्लाई नहीं किया डी को। 138 / 16। हाँ वो लिखो, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो अगर हमारे पास डी की वैल्यू 2 आ गई है तो दैट मीन्स नंबर है 69 - 2, 69 एंड 69 + 2। सो द डिविजन इज 67, 69 एंड 70।
The angles of triangle are in AP. The greatest angle is twice the least. Find all angles of the triangle. एंगल्स को क्या लोगे? A minus D, A plus D, where A is the first, D is the common difference. A minus D is the first term, D is the common difference. तो इसका सम किसके इक्वल होगा? 180, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी. तो D कैंसिल हो गया. 3A इज इक्वल टू 180. A की वैल्यू क्या आ गई? 60. तो 60 माइनस D, 60, 60 प्लस D. ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा मानकर चलोगे? 60 प्लस D, ट्वाइस द लीस्ट. इक्वेशन बताओ क्या बनेगी? 60 प्लस D इज इक्वल टू 2 इंटू 60 माइनस D. D इज इक्वल टू 2 इंटू 60 माइनस D. तो यहां से 60 प्लस D इज इक्वल टू 120 माइनस 2D. तो 3D किसके इक्वल आ गया? यहां से माइनस करोगे तो 60, D की वैल्यू क्या आ गई? 20. Therefore the angles are 60 minus 20, 40, 60, 60 plus 20, 80. Now this question number 14 again. अच्छे वाला क्वेश्चन है. Nth term of two APs are same. Find the value of N, also find that term. देखो, एक AP1 है, एक AP2 है. इसमें दिया है 9, 7, 5 सो ऑन. इसमें दिया है 24, 21, 18 सो ऑन. कहते हैं इसमें भी nth टर्म और इसमें भी nth टर्म. वो nth टर्म होगी क्या? ठीक है. इस एपी को मैं एक्स से शो कर रही हूं, इस एपी को वाई से शो कर रही हूं. एक्स एन क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1D. ए क्या है इसमें? 9. एन तो ठीक है. कॉमन डिफरेंस कितना है? -2. ये मैंने वाई से शो किया. तो वाई एन कितना हो गया? 24 प्लस एन माइनस 1. कॉमन डिफरेंस इज -3. अब वो कह रहा है एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन. तो दोनों एपीज ना किसी एक एन की वैल्यू पर, किसी एक नंबर पे आके, किसी एक पोजीशन पर आकर दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, दोनों टर्म्स की. वो बताओ कौन सी टर्म है और वो कौन सी प्लेस है और कौन सी टर्म है. टर्म की वैल्यू क्या है? तो मैंने यहाँ पे 9 माइनस 2n+2 कर दिया और 24 माइनस 3n+3. सो -2n+11 इज इक्वल टू -3n+27. सो n इज इक्वल टू 16, है ना? तो x 16 निकालो या y 16 निकालो, दोनों सेम होगा. 16 इसका क्या आएगा? 9 प्लस 15 इंटू -2 कितना आ गया? और यहां पर 24 प्लस 15 इंटू -3. 24 माइनस 45 अगेन -21. नेक्स्ट 15th क्वेश्चन करो.
तो 10th टर्म इज -1, 16 स्टार्ट करो आप, 12th टर्म फ्रॉम द एंड। हाँ जी, क्या नाम आंसर है? 88 -88, -88, ठीक है। Which term of the AP, now this one's important, which term of the AP is the first negative term? देखो इसमें क्या लिखा है, 53, 48, 43 सो ऑन, ठीक है। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 53, कॉमन डिफरेंस कितना है? -5। जनरल टर्म क्या होगी? 53 प्लस n-1 इंटू 5, सब निकाल लोगे यहाँ पे। an is 53 minus 5n plus 5 which will be 58 minus 5n। अब आता है यहां से अपना काम, जो कि कहता है नेगेटिव बताओ जी कब होता है। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि ये जो मेरे पास एपी है 58 माइनस 5n जिसकी nth टर्म है, ये नेगेटिव कब होगी जाकर, ठीक है। नेगेटिव से जस्ट पहले एक नंबर आता है जो कि को होता है 0, -1 से जस्ट पहले एक इंटीजर जो लेते हो वो है 0। क्या मैं ये बता सकती हूँ कि ये 0 कब हो रहा है? बिकॉज आई डोंट वांट टू टीच कि इसको नेगेटिव करो, <0 करो। 0 हो नहीं सकता मुझे पता है, पर मैं आपको जो समझा रही हूँ बिकॉज दिस इज इन इक्वेशन, और इसको बोलते हैं लीनियर इन इक्वेशन। मैं अगर इस चीज को एक बार समझाऊंगी वो नहीं समझ में आएगा, बिकॉज इसको दिमाग में पक्का डालना होता है कि अगर मैंने किया -5n, आप इसको -58 ऐसे लेके जाओगे, फिर आप इसको कैंसिल कर दोगे, है ना, जो कि गलत होता है। अगर आपने इसको कैंसिल किया है तो नेक्स्ट स्टेप में आपको इन इक्वेशन का साइन चेंज करना पड़ता है, ठीक है। दिस इज अ बेसिक रूल ऑफ इन इक्वेशन, क्योंकि मैं इसको बार बार समझाती हूँ। 2 और 3 में कौन सा बड़ा नंबर होता है? 3। लेकिन -2 -3 में कौन बड़ा है? तो जब भी आप इन इक्वेशन को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो बोथ साइड्स, इन इक्वेशन का साइन रिवर्स होता है। ये चीज बार बार करने पे याद रहती है, एक बार करने पे याद नहीं रहेगी। तो इस चीज को नेगेटिव बनाना है, तो मैं ये कहती हूँ कि नेगेटिव से पहले लेट मी मेक इट 0। तो 58 इक्वल टू 5n आ गया, कोई गलती नहीं है, फंडामेंटली हमने कोई गलती नहीं की है। n इज इक्वल टू 58/5, चाहे आप आंसर उसमें भी वही निकालो लॉजिकली, लेकिन आपने जो वो नेगेटिव करके कैंसिल नहीं किया ना, उसका नंबर कट जाएंगे। समझ में आ गई बात? जैसे फ्रैक्शन में आंसर छोड़ दो ठीक होता है, लेकिन हम उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल में गलती कर देते हैं, तो फिर क्या होता है? गलत, उसके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो 58/5 कितना इसका होल नंबर वैल्यू क्या आता है? 11 पॉइंट कुछ आया ना, 11.6 आया। अब 11.6 पे, अब इसको इक्वेशन की फॉर्म पे समझो कि अगर n की वैल्यू 11.6 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर मैं n को इससे बढ़ा दूं तो 11.6 से नेक्स्ट वैल्यू कौन सी दूंगी इंटीजर की? 12। सो इफ आई टेक n as 12 इट विल गिव मी एन नेगेटिव आंसर, ठीक है। देखो 11.6 एक डेसिमल वैल्यू है, आई एम नॉट सेइंग कि n डेसिमल प्लेस में आ सकता है, कि अगर मैंने 58/5 लिखा विच इज अप्रोक्सीमेटली 11 पॉइंट विच इज एग्जैक्टली 11.6, इसकी होल नंबर वैल्यू देखो 11, ठीक है। अब ये कह रहा है 11.6 पर ये एग्जैक्टली 0 देगा, 58 माइनस
5 इंटू 11.6 एग्जैक्टली 0 आ जाएगा। मुझे इस चीज को नेगेटिव करना है, मतलब 5n को 58 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि 5n सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस का नंबर बड़ा कर रहे हो। तो n को मैं क्या रखूं? 11.6 पे एग्जैक्ट 0 आ रहा है, तो 11.6 इसका होल नंबर पार्ट देखो 11 है, इससे जस्ट बड़ा नंबर ले लो 12। सो इफ आई टेक n एज 12 आई विल गेट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। समझ में आ रहा है ना? देखो 58 माइनस 60 हो जाएगा -2। आप 11 पे भी चेक कर सकते हो, 58 माइनस 55, ये तो पॉजिटिव है अभी। तो 3 इज द लास्ट पॉजिटिव टर्म, उसके बाद कौन सी टर्म आ जाएगी? -2। तो द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज -2। आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ये, एपी की ऑप्शनल एक्सरसाइज बुक में है ना कि नहीं? है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव टर्म निकालना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, बोर्ड पेपर में भी। ठीक है, नहीं समझ में आता तो रफ वर्क में ये शो कर दिया करो, इक्वल टू 0 an 58 माइनस 5n। रफ वर्क में 0 करके 11.6 ले लिया और फिर टेक द वैल्यू जस्ट अबव 11.6 विच इज 12। ठीक है, अब आ जाओ, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है how many numbers lie between 10 and 300 which when divided by 4 leave remainder 3। ये आता है क्वेश्चन, 10 से बड़ा 300 से छोटा, ना 10 इंक्लूड किया हो ना 300 इंक्लूड किया हो। ठीक है, तो बेसिकली हमें 11 से लेकर 299 तक नंबर्स देखने हैं, बिटवीन का है ना। अब ऐसे नंबर्स जिसको 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 3 आए, पहला नंबर तो 11 ही है, तो 4 से डिवाइड किया है रिमाइंडर 3 आ रहा है। यस, तो पहला नंबर हमारा कौन सा आ गया? 11। उसके बाद 12 डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 4 है। फिर 13 डिवाइड करके रिमाइंडर कितना देगा? 1। 14 पे रिमाइंडर क्या आएगा? 15 मिनट लगे, 14 क्या होगा रिमाइंडर? 2। नेक्स्ट विल बी 15। दो नंबर क्लियर हो गए, इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट टर्म आप बता सकते हो क्या होगा? ठीक है, क्योंकि ये नंबर ना किस फॉर्म में होगा कि 4 का कोई मल्टीपल +3। तो पहले मैंने बताया 4 इंटू 2 +3, 4 इंटू 3 +3, 4 इंटू 4 +3। So basically all these numbers will also form an AP with first term 11, common difference 4 and last term 299 को आप 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 आएगा। यस, नहीं आएगा तो आपको 298 चेक करना है, नहीं आएगा तो 297 चेक करना है। समझ में आ गया? तो आपकी फर्स्ट टर्म 11 है, कॉमन डिफरेंस 4 है और लास्ट टर्म क्या है? 299। सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? ये मैंने फॉर्मूला लगाया, तुम अपना ए एन वाला लगाओ। मैंने, हाँ, 73 कुछ नहीं किया, आपका जो फॉर्मूला है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सिर्फ फॉर्मूलाज होते हैं जो उसी ए एन से डिराइव किए जाते हैं। तो ये लिखा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टी। तो ए एन माइनस ए कर दिया, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दिया, n-1 था, -1 यहां लेकर आ गए, तो दिस आर द नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन। ठीक है, नेक्स्ट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5। अनदर सॉरी 19th क्वेश्चन करो, सम ऑफ द टू मिडल मोस्ट टर्म्स। अब जब उसने टू मिडल मोस्ट टर्म्स कह दी तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमेशा इसमें? इवन। ठीक है ना? ऑड होती तो उसने या तो लिखा होता फाइंड द मिडल मोस्ट टर्म, और अगर कंफ्यूज करना होता तो फाइंड द मिडल मोस्ट टर्म और ब्रैकेट्स में लिखते एस। इन केस अगर दो टर्म्स है तो वो भी आपको मतलब पता करना है कि टर्म है कि टर्म्स है।
हाँ जी, पर सबसे पहली टर्म है हमारे पास -4/3 -1। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा इसमें? +1/3, है ना। फर्स्ट टर्म है -4/3 और लास्ट टर्म इट्स 13/3। सो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए 13/3 माइनस ऑफ -4/3, मतलब आप सॉल्व कर लो अपने आप से ये। सो आंसर विल बी 18। 16 कैसे? हाँ, 18 आएगा बेटा। तो आप इसको लिख रहे हो 13/3 इज इक्वल टू -4/3 प्लस n-1 इंटू 1/3, है ना। तो ये 17/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/3 n हो गया, है ना। 3 ऑलरेडी कट जाएगा, आंसर होगा 18। तो 18th है, तो मिडल मोस्ट टर्म कौन सी होगी? 9th एंड 10th टर्म। तो आपने A9 प्लस A10 करना है, या तो अलग अलग निकाल के ऐड कर लो, सम का हुआ है। तो कैन आई डू 2A प्लस 8 और 9 ऐड होगा 17D। 18 टर्म्स है, मिडल मोस्ट निकालनी है 18/2। 18/2 +1, +1 तो ऑड होगा ही ना। नहीं, वो तो डिपेंड करता है नंबर हमारा मल्टीपल कौन सा है। इफ इट 16th है तो 16th एंड 17th, अगर 16 करी तो 8 एंड 9th टर्म आ जाएगी, पर वो नहीं है ना, यहाँ पे 18 है। तो पहली टर्म ऑड ऑड प्लेस पर है, देन नेक्स्ट है 10th इवन प्लेस पर। समझ में आ गया ना। तो आपको A9 प्लस A10 करना था, तो आई कुड हैव डन A प्लस 8D प्लस A प्लस 9D। तो 2A प्लस 17D भी कर सकते थे। 2 इंटू -4/3 17/3, तो -8/3 प्लस 17/3 9/3 हो गया। आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन 20th करो जल्दी से। The first term of an AP is -5. Last term is 45. Sum of the terms of the AP is 120. Find the number of terms. सबसे पहला काम है नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है आपको? -5। लास्ट टर्म क्या दी हुई है? 45। तो एपी के सम का एक फॉर्मूला ये भी होता है ना, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एंड दैट विल बी इक्वल टू 120। So it will be like this: n/2 first term plus last term is equal to 120। n की वैल्यू क्या आ गई? नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो a प्लस n-1d 45 के इक्वल है। a क्या है? -5। n-1 6-1 है ना। हाँ, तो 6-1 d 45। तो यहाँ पे +5 करोगे 50, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस इज 10। चलो अब एपी ये वाले क्वेश्चंस की जगह ना मैं आपको ये क्वेश्चन पुट करने को कहती हूँ। दिस इज फ्रॉम बोर्ड पेपर ही है, पर मुझे ये बताओ इसमें एक्स एंड वाई वैल्यू का है, और ये भी देखो अब उसमें से आया हुआ है फ्रॉम बेसिक पेपर, लेकिन आपके एनसीईआरटी में कहीं नहीं है। ठीक है, तो दिस सेज पॉकेट अलाउंस इन रुपीज। जल्दी से 5 मिनट में ये क्वेश्चन कर लो, 5 से भी कम टाइम लगना चाहिए। पॉकेट अलाउंस इन रुपीज
विच इज 110 टू 130, और ये 250 तक क्लासेस बनेंगी। हाँ, स्टैट्स। स्टैट्स ना मुझे लगता है थोड़ा सा टॉपिक आपको ऑफ बीट ही है अभी। आई वॉन्ट करेक्ट आंसर्स, बिकॉज मुझे भी नहीं पता आंसर क्या है इसका, और बताओ। ठीक है, मैंने सिर्फ आज ही देखा इस क्वेश्चन को। आई ऑल्सो डोंट नो द आंसर्स। एंड यहाँ पे मुझे दिया हुआ नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 7, 6, 9, 13, X, 5 and Y। तो इसमें लिखा हुआ है there are 64 children in the locality and the mean pocket allowance is 180 rupees. Find the values of X and Y। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन इन बोर्ड पेपर। इनकी वैल्यू, मीन की वैल्यू, हाँ 180 है। ये कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है अगला, बेसिक में वो भी। सबने पहले एक्स आई निकाला।
अब क्योंकि ये आई डेंट गो बाय मदर मीन्स कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मैंने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया है। यू कैन, अगर आपने सॉल्व आगे किया हुआ है तो यू कैन जस्ट कंफर्म योर वैल्यूज। अब यू मस्ट हैव सीन कि आई ऑलवेज राइट, जब मैं एक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ ना, वो वाली टर्म्स को ऑलवेज राइट असाइड, बिकॉज वी हैव दिस टेंडेंसी ऑफ एडिंग। तो कभी कभी हम 200 भी ऐड कर देते हैं, राइट? सो आई ऑलवेज हैव दिस टेंडेंसी ऑफ राइटिंग देम असाइड सो आई कैन ऐड दीज नंबर्स। तो मेरे पास जो आंसर आया, आप अपना आंसर मैच कर सकते हो। अगर यहां तक मैच हो गया है, और इफ यू रियली वांट टू गो फॉर योर नेक्स्ट क्लास देन, ठीक है, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। 180 इज इक्वल टू 6560 प्लस 200x प्लस 240y डिवाइडेड बाय 64। और इन सभी नंबर्स को ऐड करोगे अगर फ्रीक्वेंसीज को, तो मेरे पास आया है x प्लस वाई इज 24। ये दो इक्वेशंस बनती है। यहां से अगर किसी की इक्वेशन सॉल्व हो गया तो वो मुझे बता सकते हो। 180 इज इक्वल टू 6560 प्लस 200x प्लस 240y डिवाइडेड बाय 64 कर रहे हैं। तो 180 इंटू 64 कर देंगे, -6560। तो इसके साथ जो मेरी फाइनल इक्वेशन बनकर आई है ना, आई जस्ट गिव यू दैट इक्वेशन। अब अपनी मैच कर लेना। इफ यू वांट यू कैन सॉल्व दिस आंसर, आराम से कर सकते हो। तो मेरे पास जो आया है 5x प्लस 6y इक्वल्स टू 124, ये आया था। मीन थे एक्स एंड वाई में इक्वेशन फॉर्म की, तो जो इक्वेशन मेरे पास आई है दैट इज 5x प्लस 6y इक्वल्स टू 124। ठीक हो गया? नाउ इट्स इजी टू सॉल्व फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर हो गया? तो मेरे पास x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 4, बट आई वुड आस्क यू टू कंफर्म दिस इक्वेशन। हो सकता है मुझसे भी गलती हो कहीं ना कहीं, तो आप एक बार कंफर्म कर लोगे। मेरे पास x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 4 आई है। समझ में आ गया इतना? ये इक्वेशन कंफर्म कर लो, 5x प्लस 6y इक्वल्स टू 124। जस्ट कंफर्म दिस इक्वेशन वंस। उसके बाद तो ऑब्वियसली सॉल्व करके यही वैल्यूज आएंगी, तो इन दोनों को सॉल्व मत करना। आई वॉन्ट यू ऑल टू वर्क ऑन दिस इक्वेशन 5x प्लस 6y इक्वल्स टू 124। ये आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? क्योंकि इसके कोएफिशिएंट्स 20 और 24 है, तो 5 और 6 ही होंगे। आई कैन सी मल्टीपल्स ऑफ 4। बस वो तो एक्चुअल आंसर 2024 आ गया, तो आई वुड कंफर्म माई आंसर। बट समटाइम्स इक्वेशन गलत से भी हमारे पास होल नंबर आंसर्स आ जाते हैं। ठीक है?